Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today we are going to start chapter number 10, Establishing the Performance Management System। ये चैप्टर नंबर 10 का नाम है कि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्टैब्लिश करना है, कैसे बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कारकर्दगी के निज़ाम को चलाने का जो सिस्टम है जो हम इस्टेब्लिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पर्पसेस क्या होंगे, उसके मकासद क्या होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम मकसद देखेंगे कि क्या होता है। पर्पसेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम दैट सीक्स to motivate employee to maximum performance by evaluating the employee's efforts on the job, comparing it to standards and using those results to help employee improve। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीकाकार। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कारकर्दगी को मैनेज करने का सिस्टम है एम्प्लॉयज़ की, ये एक सिस्टम का पार्ट है जो डेट सीख जो चाहता है टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, उनकी हौसला अफजाई करे, उनको रीज़न दे टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कि वो अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। ठीक है, मैक्सिमम करें अपनी कारकर्दगी को बाय एवेल्युएटिंग द एम्प्लॉय एफर्ट ऑन द जॉब। अब ये कैसे किया जाएगा, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपनी कारकर्दगी को मैक्सिमम करे बाय इवेल्युएटिंग एम्प्लॉय एफर्ट्स ऑन द जॉब। हम एम्प्लॉय की जो एफर्ट्स है, कोशिशें हैं जॉब के दौरान, उसको वैल्यूएट करेंगे, यानी कि उसका तज्जिया करेंगे, उसका अंदाज़ा लगाएंगे, उसका जायज़ा करेंगे। कंपेयरिंग इट टू द स्टैंडर्ड्स, फिर जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं आपके बॉस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग मैट्रिक में या एफएससी में स्टडी करते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि 90% से अब मार्क्स लेके आने हैं, तो वो स्टैंडर्ड बना देते हैं। उससे कम है तो फिर आपको पता सिचुएशन कैसे होती है। तो अगर ज़्यादा आ जाए तो वो खुश होते हैं, इनाम भी मिलता है, अगर कम आ जाए तो पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो सिमिलर बिल्कुल वैसी सिचुएशन होती है। एम्प्लॉय की जॉब में जो एफर्ट्स होती है उनको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड यूजिंग दोज रिजल्ट टू हेल्प एम्प्लॉय इंप्रूव, और फिर उन रिजल्ट को यूज़ किया जाता है कि एम्प्लॉय की कारकर्दगी को कैसे बेहतर करना है। जैसे कि अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर आपको नई ट्यूशन लगवाई जाएंगी, मे भी कॉलेज चेंज कर दिया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी एक्टिविटीज़ को चेंज किया जाए ताकि आपकी परफॉर्मेंस में बेहतर आ सके या बेहतरी आ सके। तो सिमिलर सिचुएशन एम्प्लॉय के साथ भी होगी। We will start with the purposes of the system and move on to potential problem, मुमकिन मसाइल या मसले। हम चैप्टर का जो स्टार्ट है वो इसी से हो रहा है कि पर्पसेस हम देखेंगे कि इस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मकसद क्या है, और बाद में जो आने वाले मसाइल होते हैं इस सिस्टम के तहत उसको भी डिस्कस करेंगे, वो हम एंड में करेंगे। आगे चलते हैं। You entered in your HRM class with intention to get good grade, but for that you need to know learning goals and objective of course। जैसे कि आप स्टूडेंट्स लोग HRM की क्लास में जाते हैं तो आपकी टेंशन यही होती है कि आपने अच्छे ग्रेड हासिल करने हैं। ठीक है, सिमिलर एम्प्लॉय की भी यही टेंशन होती है कि अच्छी कारकर्दगी करनी है ताकि अच्छी सैलरी मिले। बट इसके लिए कि अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि लर्निंग गोल्स क्या हैं, कि सीखने के मकासद क्या हैं, सीखना क्या है आपने। ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, और कोर्स के मकासद क्या हैं, कोर्स के मकसद क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर आर नो लर्निंग गोल्स, नो ऑब्जेक्टिव, नो टाइम फ्रेम ऑफ लर्निंग एंड नो वन टू एवेल्युएट योर हार्ड वर्क फेयरली, यू माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन अगर आपको लर्निंग गोल्स ही नहीं पता, ठीक है, कि आपने क्या लर्न करना है, आपको उसके गोल्स ही नहीं पता, मकसद ही नहीं पता कि कोर्स के क्या हैं, और ना कोई टाइम फ्रेम बताया गया है कि इस दौरान के अंदर अंदर आपने सीखना है और पेपर या एग्ज़ाम्स देने हैं, और आपको इवेल्युएट करने वाला आपके हार्ड वर्क को, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको इवेल्युएट करने वाला फेयर, इंसाफ के साथ आपको इवेल्युएट ही नहीं करता। कितना बुरा लगता है कि जब ना पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स आ जाएं और पढ़ने वाले के मार्क्स ना आए, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये सिस्टम चल कैसे रहा है, ना कोई मकसद बताए जा रहे हैं, ना कोई टाइम फ्रेम है, मर्जी से पेपर लिया जा रहा है, कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं बताया जा रहा हमें। कहाँ हमें बताया गया था कि आफ्टर 45 लेक्चर एग्जाम्स होंगे, लेकिन उन्होंने 30 लेक्चर के बाद एग्जाम कर दिए, और कोई सही तरीके से हमें मार्क्स भी नहीं दे रहा, वैल्यूएट भी नहीं कर रहा। तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ आर नॉट मच डिफरेंट, एम्प्लॉयज़ भी आपसे मुख्तलिफ नहीं होते। जब उनके काम को कोई सही तरीके से एवेल्युएट ना कर रहा हो, जब उनको सही तरीके से गोल्स ना बताए जा रहे हों, उनको उनके टास्क ना बताए जा रहे हों, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनकी सिचुएशन भी बिल्कुल आप जैसी होती है जैसे स्टूडेंट्स की होती है जब मार्क्स सही नहीं आते, तो सेम सिचुएशन होती है। आगे चलते हैं।
एम्प्लॉय स्टार्ट अ जॉब वांटेड टू डू वेल। कोई भी जब एम्प्लॉय अपना काम स्टार्ट करता है तो वो बेहतर काम ही करना चाहता है, बट ही और शी या सब दे नीड टू नो, लेकिन उनको जानना पड़ता है देयर परफॉर्मेंस को, उनकी कारकर्दगी के गोल्स क्या हैं, उन्होंने क्या कारकर्दगी करके दिखानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर लोगों को बताया नहीं जाता कि आपका काम क्या है। हाउ लॉन्ग दे हैव टू अकॉम्प्लिश दोज गोल, कितना टाइम फ्रेम उनके पास है कि उन्होंने ये गोल उस दौरान के अंदर अकॉम्प्लिश करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब भी वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हाउ दे विल बी इवेल्युएटेड, that the evaluation will be fair and the level of competency they need to achieve, किस तरह से इवेल्युएट किया जाएगा, उनको अंदाज़ा लगाया जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेट द इवेल्युएशन विल बी फेयर, कि जो इवेल्युएशन है, आपका जो एनालिसिस किया जा रहा है आपके काम का, क्या वो फेयर है या नहीं है। द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस दे नीड टू अचीव, क्या काबिलियत चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सब जानना एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है, तब भी वो जॉब पे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। This example highlights two important purposes of appraisal process: goal setting and feedback. अब ये जो एग्जाम्पल जो हाईलाइट की गई है, ठीक है, कि एम्प्लॉय को क्या क्या जानना जरूरी है, इसके अब इससे दो इंपॉर्टेंट मकसद हमारे पास निकले हैं। किसके? अप्रेजल प्रोसेस के। अप्रेजल क्या होता है? इवेल्युएट और रेटिंग करने का प्रोसेस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करने का प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट मकसद हमारे पास निकले हैं। पहला गोल सेटिंग, कि गोल सेट करने हैं, कि आपने एम्प्लॉयज़ के गोल सेट करने हैं कि गोल्स हैं क्या, एंड फीडबैक, और फिर उनके गोल्स के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूएट करके, उसको अप्रेजल करके फीडबैक देनी है, राय देनी है, ताकि वो मोटिवेट हो सकें, या इम्प्रूवमेंट की राय देनी है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल are the evaluation instrument that provides feedback to employee on how well they have progressed toward achieving the goals of their position. अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है क्या? जो ये अप्रेजल प्रोसेस है, कारकर्दगी का अप्रेजल, ये इवेल्युएटिंग या रेटिंग सिस्टम है क्या? ये बेसिकली इवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास एक टूल है जो प्रोवाइड करता है फीडबैक, जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय के बारे में, कि हाउ वेल दे हैव प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग द गोल, कि कितना बेहतर वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ये अप्रेजल जो है, हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये हमें फीडबैक देता है, राय देता है अपनी पोजीशन के हिसाब से। Often these goals and performance measure are mutually set between employees and supervisor. अब ये अक्सर जो आप एम्प्लॉयज़ के गोल्स होते हैं, या जो परफॉर्मेंस मैयर की जाती है, किस तरह से मैयर करनी है, क्या तरीक़ेकार होगा, ये एम्प्लॉई और सुपरवाइज़र, जो आपका बॉस होगा, मैनेजर होगा, वो मिल के तय करते हैं कि इतने गोल होने चाहिए, इससे ज़्यादा गोल ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा सुपरवाइज़र ही सेट करता है। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में अक्सर एम्प्लॉयज़ की राय भी ली जाती है और मिल के गोल सेट किए जाते हैं, और परफॉर्मेंस के मेजरमेंट, यानी कि क्या पैमाइश की जाएगी, कैसे पैमाइश की जाएगी, वो भी मिल के ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अप्रेजल प्रोसेस के, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हम एम्प्लॉय की कारकर्दगी को रेट करेंगे, दो मकसद बताए गए हैं, गोल सेटिंग और फीडबैक। आगे कुछ एडिशनल मकासद बताए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। द फीडबैक प्रोवाइड बाय द परफॉर्मेंस अप्रेजर रिगार्डिंग एन एम्प्लॉय एफर्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर टू एडिशनल पर्पसेस: मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब जो फीडबैक प्रोवाइड की जा रही है, राय कायम की जा रही है एम्प्लॉय के बारे में, उनकी कारकर्दगी को रेट करने के बाद, रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ एफर्ट, जो उसने कोशिशें की हैं, एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, और वो कोशिशें जो उसकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई हैं, इसके दो एडिशनल मकसद हमारे पास निकलते हैं जो हम फीडबैक देते हैं। पहला, मोटिवेशन, के एम्प्लॉय को और मोटिवेट किया जा सके। दूसरा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की तरक्की की जा सके, उनकी स्किल्स वगैरह बढ़ाई जा सके। अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डेवलपमेंट की जाएगी। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अभी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमल है। इसमें एम्प्लॉय की तमाम कारकर्दगी की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कि वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें एम्प्लॉय की कारकर्दगी के बारे में तमाम डॉक्यूमेंटेशन बन जाते हैं, हमारे पास उनका चिट्ठा चाठा मिल जाता है कि वो क्या करता रहा है और क्या कर रहा है। तो ये बेसिकली मकसद है हमारे पास, पर्पस इज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे हम रेटिंग करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, अप्रेजल करते हैं उसकी कारकर्दगी को, गोल सेट करते हैं, फीडबैक बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, पर्पस इज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड पे पहुंचता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।